हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको बताई गई है, समझाई गई है और आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर पसंद आएगी तो, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को, इंटरनेशनल फैमिली डे। और सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये बन गई है भारत की सबसे ऊंची सुरंग। अभी हाल ही में ब्रिटेन स्थित एक संस्था ने मान्यता दी है। टीसीएस ने अभी फ्रांस में दोस्तों ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण करने की घोषणा की है। 15 मई को नई दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता शुरू हुआ है, 15 से 18 मई तक चलेगा। और रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जो हैं ये मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड की 250वीं वर्षगांठ पर 250 रुपए का सिक्का जारी किए। 85वें ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं पी श्याम निखिल। और सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष पर है आईआईएम अहमदाबाद। इसके अलावा हाल ही में भारतीय महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 में पहली बार प्रवेश किया है मनिका बत्रा ने। इनकी ओवरऑल रैंक 24वीं हुई है और इनके करियर की बेस्ट है ये। उत्तरी सिक्किम नागा और रंगमंच गांव रंगारंग गांव को आवश्यक सहायता और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च किया। इसके अलावा एलिस मुनरो का निधन हो गया है, बहुत ही मशहूर लेखिका थी। साहित्य का नोबेल भी इनको मिल चुका है 2013 में। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन। और ये आप रिवीजन जरूर किया करो और ये रिवीजन आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट्सएप चैनल पर वन लाइनर जो प्रोवाइड किया जाता है, आप उसके लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। डेली का डेली 1 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। और इसकी क्विज अगर चाहिए तो आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के क्विज आप डाउनलोड कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, 16 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 16 मई को निम्न में से 2 दिवस मनाए गए। कौन कौन? राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो दोनों ही महत्वपूर्ण दिवस हैं, दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। वैसे मैं एक और दिवस बता दूं, सिक्किम राज्य स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 16 मई को। चलिए इसको हम लोग कल ले लेंगे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो होता है, ये डेंगू जो बीमारी है इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। डेंगू जो होता है दोस्तों, ये एक्चुअली में डेंगू वायरस की वजह से होता है और इसके 4 टाइप के सीरो टाइप होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ये मच्छरों के कारण फैलता है, ठीक वैसे ही जैसे मलेरिया। मलेरिया के भी वाहक मच्छर ही होते हैं और डेंगू के भी वाहक मच्छर ही होते हैं, लेकिन मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है और डेंगू जो है ये वायरस से होता है। दूसरी बात, मलेरिया जो होता है इसका जो प्रोटोजोआ है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। और वहीं मलेरिया का जो वाहक मच्छर होता है उसे कहते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसकी वजह से फैलता है। लेकिन डेंगू के केस में डेंगू को जो फैलाने वाले मच्छर होते हैं उन्हें मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर कहते हैं, ठीक है ना। मतलब देखो, मादा मच्छर जो होते हैं यही फैलाते हैं, मादा मच्छर ही एक्चुअल में काटते हैं। और एंडीज एजिप्टी, मादा एंडीज एजिप्टी जो मच्छर हैं ये वाहन का काम करते हैं। मतलब एक जगह जैसे कोई पीड़ित है तो उसको ये काटेगा और फिर ये ले जाकर अगर दूसरे के व्यक्ति के काट लिया तो फिर क्या होगा, उसको भी डेंगू हो जाता है। ऐसे ही मलेरिया भी फैलता है, ठीक है। तो जीका विषाणु, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, ये सभी संचारण यही वाले मच्छर करते हैं। तो डेंगू का पहला टीका जो है ये डेंगवैक्सिया सुनोफी पास्चर ने विकसित किया। ये बात ध्यान रखना, डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की, प्रकाश की। तो प्रकाश की महत्व को बताने के लिए दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। और बहुत ही फेमस भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर रहे थियोडोर मैमन, इनके द्वारा 1960 में जो लेजर की खोज की गई थी ना, तो इसकी वजह से इसकी वर्षगांठ पर मनाया जाता है। लेजर आप जानते हो, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से सुन लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो लेजर होता है ना, इसकी जो खोज की थी थियोडोर मैमन ने, इसकी खोज की वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। 2016 में यूनेस्को ने घोषणा किया था, उसके बाद फिर यूएन के द्वारा ऑफिशियल रूप से 2018 से मनाया जाना शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये प्रमुख दिवस हैं, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया? तो दोस्तों दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है जापान ने। 6G मतलब 6th जनरेशन का, और 6G आने का मतलब ये 5G से भी ज्यादा तेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 5G से भी 20 गुना ज्यादा तेज ये डिवाइस चलेगा। इसकी स्पीड 100 गीगाबाइट पर सेकंड है, 100 Gbps की गति है। और ये प्रोटोटाइप डिवाइस जो है डोकोमो, एनटीटी कॉर्पोरेशन, एनईसी कॉर्पोरेशन और फुजित्सु ये सब मिल करके बनाई हैं। तो दुनिया में पहली बार है 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया गया है। अभी ये प्रोटोटाइप ही है, आगे चल करके इसका और भी वर्जन आएगा। अभी 5G की स्पीड की बात करें तो ये 10 Gbps के आसपास बताई जाती है। अब ये 100 Gbps, इससे भी 10 गुना से 20 गुना तेज ज्यादा स्पीड होने वाली है 6G की। ठीक है जी, हालांकि भारत भी 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। अब जापान से रिलेटेड कुछ रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अभी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी इसने जीता, पहली बार जीता। AFC अंडर-23 एशिया कप भी जीता रहा। अमेरिका, जापान, फिलीपींस ये पहली त्रिपक्षीय बैठक की है वाशिंगटन DC में, व्हाइट हाउस में, अमेरिका में। अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री को भेजने वाले हैं। अमेरिका और जापान की स्पेस एजेंसियां यानी कि नासा और जक्सा मिलकर के लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीजा की शुरुआत जापान ने की। 9 परियोजनाओं के लिए भारत ने 12,800 करोड़ रुपए का कर दिया। अभी ये तीसरे स्थान से फिसल करके चौथे स्थान पर आ गए हैं इकोनॉमी में। जापान, जर्मनी ने इनको पीछे किया है, ये भी बात ध्यान रखना। और भारत 5वें पर है अभी। भारत भी जल्दी ही जापान को पीछे करने वाला है। तो ये जापान से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रहे। अगर आप मैप में देखना चाहो कि जापान है कहां पर, चलिए दिखा देता हूं। तो मैप में आप देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको आना है ईस्ट साइड में, तो इधर चाइना आपको दिखेगा। चाइना के बाद इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया दिखेगा, और उसके बाद इधर एक देश दिख जाएगा जो है जापान। राजधानी इसकी टोक्यो होती है। टोक्यो में ही अभी 2020 का ओलंपिक खेल हुआ था। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा। यहाँ की मुद्रा होती है येन। अच्छा, जापान के ही हिरोशिमा में G7 की समिट हुई थी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि G7 समिट जो है पिछले साल जो हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें PM मोदी को भी इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIBX का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। यहां पर देख सकते हो आप, SBI बिकम ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर ऑफ IIBX एट गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है और वहां पर इसने पहला मेंबरशिप हासिल की हुई है। अब एक एक चीज करके समझते हैं। पहले ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है क्या, इसको समझते हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो अभी कुछ महीनों पहले जब ये लॉन्च किया गया था, ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था जब हम लोग सोना और चांदी के व्यापार के लिए ट्रेडिंग करने के लिए एक ये एक्सचेंज लॉन्च किए थे। ठीक है ना, और मुझे लगता है दुनिया में ये पहला ही था। भारत में तो पहला है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो सोने और चांदी का यहाँ पर ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे शेयर मार्केट में लोग कंपनियों के शेयर खरीदते हुए बेचते हैं, ऐसे यहाँ पर सोने और चांदी का ट्रेडिंग किया जाता है। तो इस ट्रेडिंग में SBI जो है ये बुलियन ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, इसमें पहली बार ये ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य मेंबर बन गया है। क्लियर है ना? तो याद रखना IIBX अगर जब भी पूछा जाए तो आप समझिएगा सोने और चांदी के व्यापार के लिए यहाँ पर, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है। SBI की बात करें अगर तो 1 जुलाई 1955 में स्थापित हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर ये किया गया SBI। मुख्यालय इसका मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं। केदारनाथ यात्रा 2024 के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो दोस्तों केदारनाथ यात्रा चल रही है और इस दौरान उत्तराखंड की पुलिस ने अभी ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। यहां पर उत्तराखंड की पुलिस कर लीजिएगा। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, जिससे सकुशल और सभ्य तरीके से केदारनाथ की यात्रा संपन्न कराई जाए। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल के टाइम पर देखिए संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ अराजक तत्व भी पहुंच जाते हैं। जैसे अभी न्यूज में देख रहे थे तो कुछ लोग जो हैं वो केदारनाथ गए थे यात्रा करने, वहां पर थार पर बैठ करके
ऊपर बैठ करके शराब पी रहे थे, फिर उनको पुलिस पकड़ी इसी मर्यादा के तहत, ठीक है ना, ऑपरेशन मर्यादा के तहत। और फिर बढ़िया से उनकी वीडियो वगैरह भी बनाई। पुलिस भी अब वीडियो बनाना शुरू की है, जैसे वो लोग बनाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं रील बनाने, मतलब धार्मिक पवित्र स्थल है तो वो पवित्र स्थलों की पवित्रता बरकरार रहे, इसके लिए ये उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन मर्यादा, कि वहां की गरिमा बनी रहे, तीर्थयात्रियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित हो सके, जो उपद्रवी हैं या जो नशा वगैरह जाकर के वहां पर करते हैं ये सब ऐसा ना कर सके, तो इसके लिए ये शुरू किया गया है, ठीक है जी। और वैसे कल मैंने आपको कल की वीडियो में बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में दिखाए थे, जब मैंने ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बताया था जो सिक्किम में भी शुरू किया गया। तो आप मुझे, आज आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कमेंट करके कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन शुरू हुआ, मतलब तालिबान ने आकर के अचानक से कब्जा किया, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया फाइनली। राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता भी हुई और इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ था, 27वां इसका संस्करण था। अच्छा, अभी नीरज चोपड़ा के बारे में ही मैंने बताया था, दोहा डायमंड लीग में सिल्वर जीत करके आए हुए हैं। वहां पर गोल्ड से चूक गए, लेकिन यहाँ पर फाइनली गोल्ड जीत लिया। हालांकि वो इंटरनेशनल इवेंट था, ये तो नेशनल इवेंट था। इससे पहले जब ये टोक्यो में ओलंपिक मेडल में गोल्ड जीते ना, तो समझो इनका पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल ही बदल ही गया। ओलंपिक में गोल्ड जीते, उसके बाद फिर 2022 में डायमंड लीग में चैंपियन बने, 2023 में विश्व चैंपियन बने, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल जीते चीन में। तो ये सभी जो हैं अवार्ड्स ये लगातार जीते हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन वर्तमान में हैं ये, ठीक है ना। चलिए, तो नीरज चोपड़ा, अच्छा इन्होंने ही 7 अगस्त को जब जीता था मेडल, 7 अगस्त को 2021 को टोक्यो में, तो उसी दिन से 7 अगस्त को घोषित कर दिया गया, मतलब कि 7 अगस्त को अब से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना। और वैसे कहाँ के हैं नीरज चोपड़ा? तो आप कहोगे हरियाणा के हैं। एक और जरूरी बात दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो बुक है, जो ऑफलाइन बुक है, जो अपनी आई थी जनवरी से दिसंबर 2023 की, जिसमें 5000 प्लस अध्याय प्लस हैं, तो इसकी जो बुक्स हैं तो ये अभी ऑर्डर कर सकते हो अमेजन पर। और इसको ऑर्डर करने पर खास बात यह है कि अभी के लिए आपको ये 3 महीने की ई बुक फ्री में दी जा रही है। अगर आप ऑर्डर करते हो ये बुक, तो आपके पास एक जाएगा कूपन कोड इसी बुक के साथ। उस कूपन कोड को आप जा करके एमजेटी ऐप में एंटर करोगे। ये जो जनवरी से मार्च तक की जो 2024 की ई बुक है, ये भी आपको मिल जाएगी, मतलब आप इसकी ई बुक फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो फ्री में एमजेटी ऐप से, ठीक है ना। देखो, रेलवे वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वो 1.5 से 2 साल पुराने तक के करंट अफेयर पूछते हैं, तो इसलिए आपको 2023 भी अच्छे से पढ़ कर जाना होगा। जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं वो सभी लोग 2023 का भी पढ़ के जाइए और 2024 का भी पढ़ के जाइए। अगला है, मई 2024 में भारत की किस सेना ने भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया? तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का अभी परीक्षण किया है, या कहें कि इसका डेमो, इसका टेस्टिंग किया हुआ है। इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट किया है सक्सेसफुली टेस्ट ऑफ भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। ये भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल ना कुछ इस प्रकार से होंगे, और ये भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर ड्रॉप किए जाएंगे, ठीक है। तो ये एयर ड्रॉप का एक प्रकार से परीक्षण किया गया है, कहते हैं कि अभ्यास किया गया है। प्रोजेक्ट भीम का ये हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि 200 हताहतों के लिए त्वरित प्रक्रिया देना। जैसे मान लो कहीं पर आपदा आई, ठीक है ना, कहीं पर ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई, तो वहां पर भारतीय वायुसेना ये पोर्टेबल एयर ड्रॉप के माध्यम से हॉस्पिटल पोर्टेबल वहां पर गिराएगी, एयर ड्रॉप करेगी, और 200 से ज्यादा हताहत जहां पर होंगे उनको यहाँ पर तुरंत ट्रीटमेंट मिल सकेगा। तो इसमें पूरी की पूरी एक यूनिट तैयार की गई है, जिसमें 72 ऐसे परिवहनीय घटक शामिल हैं। यहाँ पर हाथ, साइकिल, ड्रोन, इन सब के द्वारा भी इसे ले जाया जाएगा, एयर ड्रॉप भी किया जा सकेगा। तो ये पोर्टेबल टाइप का एक हॉस्पिटल होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें मरीजों को ट्रीटमेंट दी जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन में। भारतीय वायुसेना ने ऐसा किया है। भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में यह स्थापित हुआ था, और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी।
अगला है, हाल ही में नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की? तो नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख के रूप में डेविड सल्वागिनी को नियुक्त किया है। डेविड सल्वागिनी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये नए एआई ऑफिसर होंगे नासा के। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चीफ होंगे ये, और ये पहले होंगे, मतलब नासा ने इसमें एक पहला पद जो है ये सृजित किया हुआ है और इसमें इनको नियुक्त किया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और नासा भी इसमें काफी कुछ काम करना चाहता है। तो अभी आपने देखा नासा और आईबीएम के बीच में एक साझेदारी हुई थी अंतरिक्ष में, स्पेस सेक्टर में एआई के महत्व को बढ़ाने के लिए, उससे रिलेटेड टूल विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नए प्रमुख की घोषणा कर दी है, डेविड सल्वागिनी होंगे। इनके पास 21 से ज्यादा वर्षों तक वहां के एयरफोर्स में यानी अमेरिकन एयरफोर्स में सेवा देने का अनुभव है। 2005 में ये कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम अधिकारी के रूप में रिटायर हुए थे, तो वहां से रिटायर हुए फिर नासा में गए और अब नासा में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए प्रमुख होंगे। नासा की अगर बात करें तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। क्लियर। यहाँ पर कुछ और नियुक्तियों की अगर बात करें तो आप देखोगे जैसे एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है, दिलीप सांघनी को इफ्को का नया अध्यक्ष बनाया गया, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए आर लक्ष्मीकांत राव, एल&टी ग्रुप के नए अध्यक्ष बनाए गए आर शंकर रमन, पेटीएम मनी लिमिटेड के सीईओ हैं राकेश सिंह, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एमडी और सीईओ बनाया हितेश सेठिया को, और इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की स्थानीय समन्वयक बनाई गई गीता सभरवाल, भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी नियुक्त की गई प्रज्ञा मिश्रा। ठीक है, तो ये कुछ नियुक्तियां जो भी हाल फिलहाल में हुई थी। दोस्तों शाम को रिवीजन आपका कराया जा रहा है, डेली 6 PM पर क्लास होती है लाइव, और इस लाइव क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर के मई तक का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मात्र 10 एपिसोड में ये कंप्लीट होगा, तो इसके 4 एपिसोड हो चुके हैं, 10 एपिसोड में ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग डेली शाम को जुड़िए 6 PM पर, और जो बाकी क्लासेस हो चुकी हैं उनको भी जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन शानदार तरीके से हो रहा है। अगला, हाल ही में फोन पे ने भारत के किस पड़ोसी देश में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया? तो फोन पे ने दोस्तों अभी श्रीलंका में लंका पे के साथ साझेदारी की है, लंका पे के साथ साझेदारी की है, और फोन पे और लंका पे मिल करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कराएंगे श्रीलंका में। यहाँ पर देखो आर्टिकल भी है, इंडियाज फोन पे यूपीआई लॉन्च्ड इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में इन्होंने बेसिकली अपना एक यूनिट लॉन्च किया है। तो लंका क्यूआर कोड में कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करके वहां पर पेमेंट कर पाएगा। खास करके ये भारतीयों के लिए आसानी होगी, जो भारतीय पर्यटक वहां पर जाते हैं तो वो यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। फोन पे ऐप में उनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मिलेगा ऑप्शन, वहां से वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और भारतीय रुपए में ही पेमेंट कर पाएंगे वहां पर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं उनके लिए काफी दिक्कत आ जाती है करेंसी वगैरह चेंज कराने में, लेकिन यहाँ पर वो सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं यहाँ पर बात करूं कि फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया है कि वहां पर भारतीय रुपए में पेमेंट करेंगे, ये दूसरा चीज है। जब मैं ये बताऊं कि भारत सरकार ने यूपीआई सुविधा शुरू कर दी है दूसरे देश में और टेक्नोलॉजी शेयर की है, तो वहां पर वो दूसरी बात हो जाती है। एक यूपीआई सुविधा शुरू होता है एक टाइप का कि वहां पर यूपीआई से चलो ट्रांजैक्शन हो पाएगा, आपके पास यूपीआई ऐप है वहां से ट्रांजैक्शन हो पाएगा। एक होता है कि यूपीआई की टेक्नोलॉजी शेयर करना, कि मतलब वहां पर यूपीआई जैसा वो लोग भी अपना कुछ विकसित करेंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी दिया जाएगा उसका। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी के मामले में भी 30 से ज्यादा देशों से भारत सरकार की बातचीत चल रही है। बहुत सारे देशों में ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है और बहुत सारे देशों में यूपीआई डायरेक्ट ही चलना शुरू हो चुका है। जैसे यूरोपीय देशों में बात करें तो अभी फ्रांस में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की अगर बात करें तो इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। जैसे दुनिया को अमेरिका ने एप्पल और गूगल दिया, वैसे ही भारत दुनिया को यूपीआई सिस्टम दे रहा है। बहुत ही समझ लो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से काम कर रहा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला, हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, ऑथर हैं, और ये बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे पुस्तकें लिखते हैं, अक्सर आती है इनकी पुस्तकें। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया है। ये अभी तक 300 से ज्यादा
लघु कथाएं यानी शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं, निबंध लिख चुके हैं और बच्चों के लिए भी 30 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं। इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है 1992 में, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य भी मिल चुका है 2012 में, 1999 में पद्मश्री मिल चुका है और 2019 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। मतलब 2 भारतीय नागरिक सम्मान भी पा चुके हैं। इनकी कुछ प्रमुख उल्लेखनीय कृतियों में बात करें तो वैग्रेंट्स इन द वैली, एंग्री रिवर, टू मच ट्रबल, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेकिन निराश कर देने वाला क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों भारत के सबसे ज्यादा समझ लो कि प्यार पाने वाले फुटबॉल के खिलाड़ी सुनील छेत्री जो है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। फाइनली संन्यास लेने जा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर दिए हैं। आप, मुझे नहीं लगता कि आप 2 या 3 खिलाड़ियों से ज्यादा किसी फुटबॉल खिलाड़ियों का नाम गिना पाओगे, मुश्किल से। जैसे आप सुनील छेत्री हो गया, PR श्रीजेश हो गया, इसके बाद तो शायद ही कोई नाम आप गिना पाओ। सुनील छेत्री बहुत सम्मानित नाम है, बहुत ज्यादा ये प्यार पाते हैं, लेकिन फुटबॉल को मतलब भारत में पहचान बिल्कुल नहीं है फुटबॉल की। अगर थोड़ी बहुत जो पहचान है वो पहचान सुनील छेत्री की वजह से है। और अब ये जा रहे हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अनाउंस कर दिया है कि 6 जून को कुवैत के खिलाफ ये अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शेयर की है। इनके करियर की शुरुआत 2005 में हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ और ये कुवैत के खिलाफ 6 जून को अपना आखिरी मुकाबला खेलने जा रहे हैं। इन्होंने 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। ऐसे ही नहीं ये इतना प्यार पाते हैं, इन्होंने कुछ करके भी दिखाया है। दुनिया में इतने सारे देश फुटबॉल खेलते हैं। देखो आप जब क्रिकेट की बात करते हो ना, तो क्रिकेट दुनिया में समझ लो 10, 15 या बहुत ज्यादा करके 18 कंट्रीज खेलती होंगी, लेकिन फुटबॉल जो है ये बहुत सारे देश खेलते हैं। आप यूरोप कॉन्टिनेंट में देख लो या एशिया कॉन्टिनेंट में देख लो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देख लो, बहुत सारे देश हैं जो रेगुलर फुटबॉल जिनकी टीम है अच्छी खासी। तो वहां पर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने की जब बात आती है ना, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे एक्टिव खिलाड़ी हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल है। एक्टिव खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे ऑल टाइम रिकॉर्ड्स में चौथे खिलाड़ी हैं जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय गोल है इतने ज्यादा। तो ये इसी वजह से इतना प्यार पाते भी हैं क्योंकि इन्होंने इंडिया में समझ लो फुटबॉल में भी एक नाम कमाया है। इनको 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2021 में खेल रत्न और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिलहाल ये संन्यास लेने जा रहे हैं। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। इसकी क्विज PDF ये सब आपको MJT ऐप पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी इसकी PDF मिल जाएगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सहृदयालोकलोकन इसके लेखक कौन है? पंडित आचार्य आनंदवर्धन है। अब तक कुल कितनी बार भारत सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी कप जीत चुका है? तो 5 बार जीत चुका है। आज आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग कौन सी है? इसके अलावा मनिका बत्रा किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित की गई थी? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। और फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।